नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बीएससी एजी में पूछे जाने वाला केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है 25 क्वेश्चन का, उसको सभी को करना होता है। तो इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और ट्रेंड एनालिसिस बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आप किस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, उसमें मैंने आपको बताया था कि सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस आपको जानना जरूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री का, जिसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों का सिलेबस बताऊंगा। देखिए, इन जनरल सबको पता होता है कि जो आपका सिलेबस है वो आपका 11th 12th का ही सिलेबस है। स्पेशल मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि हर एक चैप्टर में किस पोर्शन से क्वेश्चंस आपके आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किस पोर्शन का वेटेज ज्यादा है या किस पोर्शन से अक्सर वो क्वेश्चन पूछता है। तो मैं इस वीडियो में उस पे आपसे बातचीत करूंगा। और बाकी आप देख सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस 2019 से लेकर 2016 तक किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया, और यहाँ पर मैंने साइड में लिख दिया टोटल कितने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो एवरेज अगर देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। 25 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कई जगह ब्लैंक भी है, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं है। उसका रीजन यही है कि आपके टोटल 25 ही क्वेश्चन आने हैं केमिस्ट्री से, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में अगर पोर्शन देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन तो बहुत ही है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं चैप्टर पे जाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एजी में जो आपको केमिस्ट्री पूछा जाता है वो आपका जो उसका लेवल होता है वो बहुत इजी लेवल होता है, मतलब सारे क्वेश्चंस इजी लेवल के ही होते हैं। इसीलिए आपको केमिस्ट्री में मैक्सिमम सही करना होता है, मतलब 25 क्वेश्चन आप जितना ज्यादा सही कर सकते हैं 22-23 तक आपको सही करना ही करना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर पाना है, क्योंकि कट ऑफ भी काफी हाई जाती है इजी में। ठीक, तो फिजिकल केमिस्ट्री का मैं सिलेबस स्टार्ट करता हूं। और फिजिकल केमिस्ट्री देखिए आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, थ्योरेटिकल भी आते हैं लेकिन न्यूमेरिकल यहाँ अगर न्यूमेरिकल जो आता है वो फिजिकल केमिस्ट्री से ही आता है। तो मैं चैप्टर में बताता जाऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल कहां से पड़ता है। अच्छा देखिए, एक चीज है इसमें, अगर आप बात करेंगे स्टडी मटेरियल के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपके लिए एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते नहीं, सारे क्वेश्चंस आपके इजी लेवल के होते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज आपने लगा लिया तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, कहीं भी इधर उधर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिसमें आप बीएससी एजी का प्रीवियस ईयर देखेंगे, उसके साथ साथ बीएससी मैथ, बीएससी बायो में भी केमिस्ट्री का देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आपके सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है इसमें हमारा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ने के लिए जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आपका, सबसे पहला आता है इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। तो इसमें आपका या तो एक न्यूमेरिकल बन जाएगा या तो एक क्वेश्चन बनता है टेंपरेचर डिपेंडेंस वाला, कि कौन टेंपरेचर डिपेंडेंट है कौन नहीं, इस सबको लेके। ठीक, और दूसरा आता है इसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़े या रिडॉक्स में पढ़े, और यूज जो उसका यूज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं, फैराडेज लॉ में जाके। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो पहली चीज ये हो गई मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट में जो कंसंट्रेशन टर्म्स को लेकर न्यूमेरिकल है वो आपको यूज कर लेता है कहां, सॉल्यूशन में। तो इंडिविजुअल इससे क्वेश्चन पूछना कम ही होता है इसका। अगर हम बात करें दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक आध क्वेश्चन आ सकता है। जो इसमें क्वेश्चन आता है, मैं अगर डायरेक्ट बात करूं तो देखिए दो चीजें आप इसमें जरूर पढ़िएगा। एक तो क्वांटम नंबर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वांटम नंबर, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके जो n+r रूल आता है, हाफ प्रिंसिपल होता है, हुंड्स रूल होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, इन सब चीजों से उसमें मतलब पूछता है n+l रूल को ही है, लेकिन बाकी सब चीजें इंक्लूड कर सकता है वो। ठीक है, तो एक क्वांटम नंबर, n+l रूल, और अगर आप और इसमें पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, वहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है, जिसमें लाइमन, बाल्मर, पास्चन, पुफोन, हम्फ्री सब सीरीज आती है, वहीं पर रेडबर्ग की क्वेश्चन आता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। और आप यहाँ पर बोर, जो आपका बोर मॉडल है वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वहां से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। वैसे जनरली अगर पूछेगा तो क्वांटम नंबर और n+l रूल से ही पूछे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इससे आते हैं। अगर हम बात करें गैसेस स्टेट की, उसमें भी एक ही क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। जो गैसेस स्टेट से क्वेश्चन है वो या तो आपका ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस होती है, जिसमें आपका आते हैं क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये स्पीड वाले आते हैं, या एक लास्ट होता है आपका वंडर वॉल इक्वेशन।
ठीक है, वंडरवॉल इक्वेशन और वंडरवॉल कांस्टेंट्स होते हैं ए बी, ठीक है, वहां से आपको या तो एक क्वेश्चन फंसाएगा और या तो आपके केटीजी से एक आध क्वेश्चन ले लेगा, नहीं तो वो फिर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है वहां से पूछ सकता है। तो एक आध क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वो वंडरवॉल इक्वेशन से पूछेगा। थर्मोडायनामिक्स की बात करें, चैप्टर बहुत बड़ा है, पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा, क्वेश्चन भले कभी 2 आए कभी 1 आए कभी आए भी ना, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में आप देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप स्टार्टिंग से लेके तब आप एंड पे जा सकते हैं। मतलब अगर आप स्टार्टिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं सीखे, बेसिक डेफिनेशंस आपको नहीं आएंगे, तो आप आगे जाके चीजों को जो पढ़ेंगे वो समझेंगे नहीं और उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा मैं पोर्शन वाइज बात कर लेता हूं, बाकी बताऊंगा कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको फंडामेंटल, जिसमें आपको बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक डेफिनेशंस आती है, जैसे एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं जैसे आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक। यहाँ सबसे ये सब आपको पढ़ना बहुत जरूरी, ताकि आगे का आप कॉन्सेप्ट सही हो पाए। उसके बाद आपको वर्क डन कैलकुलेट करना सीखना चाहिए, ग्राफ से और डिफरेंट प्रोसेस में फॉर्मूला होता है, वहां से वर्क डन कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा चीज है इसमें आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना आपके लिए जरूरी है। फिर इसमें आता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आते हैं। अब उसमें किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिव्स फ्री एनर्जी। तो इन तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है आपके लिए। यहां से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आ सकता है। और जो आपके ज्यादा आया क्वेश्चन है वो होता है आपके थर्मोकेमिस्ट्री से। थर्मोकेमिस्ट्री में आपका जिसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और बॉन्ड एनर्जी, इन सब से रिलेटेड जो है एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो यहां से एक न्यूमेरिकल आ सकता है और जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपका वही थर्मोकेमिस्ट्री से होगा। तो थर्मोकेमिस्ट्री और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो ये 2 क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं, ठीक। अगली हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है कि आपका एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, वो होता है आपका मैक्सिमम, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, या आपका केपी केसी के रिलेशन से आ सकता है, या ये भी आ सकता है आपका कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उस पे जैसे उस पे एक आता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेंपरेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, टेंपरेचर के चेंज होने पर ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। इस स्टेटमेंट पे भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से मान के चल लीजिए वही ली चैटलियर प्रिंसिपल का ही आना। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग काफी कुछ सोच रहे होंगे ये चीज कि सर आप चैप्टर में इतना कुछ बता रहे हैं लेकिन आने तो कभी एक क्वेश्चन भी नहीं आया, कभी आया है एक आध क्वेश्चन आया। देखिए ट्रेंड का मैं कुछ नहीं कर सकता, फिजिकल केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आ रहा, 25 क्वेश्चन में ही बहुत है। अब आपको ये नहीं पता है कि वो 8 क्वेश्चन कहां से देगा। अब जैसे उसने क्या किया पिछली बार, अब की बार 2019 में ही, कि मोल कांस्टेंट से लेके आयनिक इक्विलिब्रियम तक कुछ नहीं दिया उसने, उसके बाद क्वेश्चन दे दिया। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पढ़ के आपको सब जाना पड़ेगा। ये तो कोई नहीं बता पाएगा किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो जिस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट है, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, वही मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैक्सिमम आपके कहां तक जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं जितना टॉपिक बोल रहा हूं सब पे क्वेश्चन आया ही है, बहुत पे क्वेश्चन नहीं आया है। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करो, चैप्टर बड़ा चैप्टर है आपका, चैप्टर 4-5 पार्ट्स में बढ़ जाता है। सबसे पहला एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिसमें आपका लुईस है, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है और इसमें ब्रोशियोडोरी का कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता होना चाहिए एसिड बेस के कॉन्सेप्ट, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी इसमें 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, आपका पीएच कैलकुलेशन, दूसरा आपका बफर सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, चौथा सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो आपका सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट या पीएच, इन दोनों से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा संभावना है। बफर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है। अगर हम बात करें इसमें रिडॉक्स की, रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स एक बहुत बेसिक चैप्टर है थ्रू आउट पूरे केमिस्ट्री के लिए। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी, ऑक्सीडेशन नंबर और रिएक्शन बैलेंस करना। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर और रिएक्शन बैलेंस तो कहीं भी पूछा जा सकता है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर अक्सर ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाके पूछते हैं, ठीक है। यहाँ सिंपल नहीं पूछेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूछेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। रिएक्शन बैलेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन तो आपको बैलेंस करना आना ही चाहिए, ठीक है। बाकी बेसिक डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो ऑर्गेनिक में भी आता है, फिजिकल इनऑर्गेनिक सब जगह ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है, तो पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता। ऑर्गेनिक में आपके आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो पता होना ही चाहिए क्या होता है, ठीक है।
चलिए, तो ये हुआ आपके रिडॉक्स में, और रिडॉक्स में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा जाता है, चाहे मोल में पढ़िए चाहे रिडॉक्स में पढ़िए, उसका यूज कहां करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप देख सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन देखिए कहां से आते हैं। पहला आपका आ सकता है नस्ट इक्वेशन, ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन आ सकती है आप में, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 पार्ट में होता है, एक तो आपका गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा कंडक्टेंस वाला पोर्शन, ठीक है। तो जो आपका क्या कहते हैं गैल्वेनिक सेल है, उसमें तो आपका मैंने बताया नस्ट इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपके 2 चीजें आती हैं, एक फैराडेज लॉ, उससे न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, कई बार आया है, और दूसरा है आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब जैसे दे देगा कि कोई चीज, जैसे मान लीजिए दे देगा कि एक्वस CuSO4 है, अगर इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है पीटी इलेक्ट्रोड, यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड, तो कैथोड और एनोड में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एट कैथोड एनोड क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन बहुत बार आया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला फैराडेज में, इसको आप स्किप मत करिएगा। आखिरी में आता है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस से जो आपके क्वेश्चन देखे गए हैं वो आपके कोलरास लॉ से ही पूछा जाता है, ठीक है। कोलरास लॉ से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। बाकी इसमें बहुत चीजें हैं आपकी, जैसे उसमें आप पढ़ते हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन सब के जो रिलेशंस होते हैं, जैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस क्या रिलेशन होगा, ठीक है। इन सब के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप इन सब के यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। कंडक्टेंस भी थोड़ा बड़ा ही है आपका, जैसे मोलर कंडक्टेंस पे टेम्परेचर, मोलर कंडक्टेंस पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कंडक्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सब काफी चीजें आती हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो कोलरास लॉ पे ही आते हैं, ठीक, ये बात है। सॉल्यूशन में बात करें अगर हम लोग, सॉल्यूशन भी इजी चैप्टर है, सॉल्यूशन से आपका जो क्वेश्चन होता है वो सीधा सीधा मैं बात करूं तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी से आ सकता है, या जो दूसरा है वो आपका आ सकता है कहां से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और मान के चलिए जो क्वेश्चन आता है वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आता है, ठीक। जैसे 3 क्वेश्चन पूछ लिया तो हो सकता है नॉन आइडियल को भी इंक्लूड कर ले, आइडियल नॉन आइडियल को भी इंक्लूड कर ले, और बाकी आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल तो आएगा ही। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी एब्नॉर्मलिटीज आती हैं, एब्नॉर्मलिटीज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वाट ऑफ फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां से भी न्यूमेरिकल वो दे देता है, ठीक है। और इसमें आपका जैसे एक चीज ये होती है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि चारों में से किसमें ज्यादा ऑस्मोटिक, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, या हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इस टाइप का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुल मिलाकर आपको पूरा पढ़ना है, ठीक। ये बात होती है सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में आप सीधे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने आप को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, ठीक। सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो सॉलिड स्टेट से तो क्वेश्चन ही नहीं आया है पिछले 4 सालों से, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ने की बात करूं तो आप इसमें सबसे पहले यूनिट सेल्स पढ़ लीजिए। यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जैसे अलग अलग में क्यूबिक में कितना, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर में कितना, फेस सेंटर में कितना, ये सब आपको पता हो। आप क्लोज पैकिंग जो होती है वो पढ़े रहिए। क्लोज पैकिंग में जरूरी है कि आपको ये पता रहे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होगा, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में कितना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो, आपको वाइड्स पता हो, वाइड्स के बारे में जानकारी हो, रेडियस रेशियो पता हो, ठीक है। डिफेक्ट्स पता हो, अगर क्वेश्चन आएगा तो डिफेक्ट से आ सकता है, ठीक। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना बहुत जरूरी है, ठीक। ये तो आपके सॉलिड स्टेट की बात। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स से 2-1 क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए केमिकल काइनेटिक्स का बहुत फिक्स है, एक चीज, एक क्वेश्चन तो आपका आता है रेट लॉ और ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें ऐसे 2 टाइप इसमें क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है कि जिसमें आपको रेट लॉ देगा, उसमें 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दे देता है और फिर उससे एक न्यूमेरिकल बन जाता है। वो लेक्चर्स के दौरान आप सीखेंगे, वो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। दूसरी चीज है, इसमें आपका पूछता है कि जनरली आता है उसमें कि रेट लॉ दे देगा और फिर पूछेगा कि बताएगा उसमें कि ए का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, बी का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो रेट इतना हो जा रहा है, रेट इतना हो जा रहा है, तो फिर रेट का, पुराने रेट नए रेट का रेशियो पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी वाला भी पार्ट होता है। जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, ये पढ़ना आपका जरूरी है। ऑर्डर में आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, उसमें आप हाफ लाइफ टी हाफ की एक्सप्रेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, कैसे नहीं करेगा, ठीक। ये चीज है।
आपका रेट कांस्टेंट पढ़ना जरूरी है। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और इसमें आपका कि जो आपका रेट कांस्टेंट होता है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, वो आर्हीनियस इक्वेशन द्वारा जो दिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्हीनियस इक्वेशन भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो लास्ट में आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में क्या आता है आपका इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे 3 क्वेश्चन आ गए थे। तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री आपका 3 पार्ट्स में होते हैं। पहला होता है एडजॉर्प्शन वाला पोर्शन, जिसमें आप फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे, और इसी में आपका फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी होता है, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है। ठीक है, ये सब होते हैं, इतना आप पढ़ लीजिए। दूसरा जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो होता है आपका कैटलिस्ट वाला पोर्शन, जिसमें होमोजेनस हेटेरोजेनस कैटलिस्ट क्या होते हैं, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा पोर्शन जिसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं वो है आपका कोलाइड्स का पोर्शन, कोलाइडल सॉल्यूशन का पोर्शन। जैसे इसमें सबसे पहले आता है टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें एक एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। उसी में आपका टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में मिसल फॉर्मेशन आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, बहुत सारे आते हैं, वो सब आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी में आपका एक आता है इमल्शंस के बारे में, वो भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। कोगुलेशन, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कोगुलेशन भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैक्सिमम एरिया बता दिया फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में से। ठीक, बुक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, और आपको ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बता दिया ना कि आप एनसीईआरटी सिंपल फॉलो करिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो आइए अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सिलेबस। तो चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग दे देना चाहता हूं। वार्निंग ये है कि आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने मटेरियल को एकदम स्पेसिफिक और एकदम लिमिटेड रखिएगा। और वो मटेरियल आपका होगा एनसीईआरटी में जितना दिया गया होगा उतना ही पढ़िएगा। हो सकता है इसमें 2 चैप्टर, एक केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत पड़ सके, क्योंकि यही 2 कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होते हैं। बाकी आप ब्लॉक में तो सारे में मटेरियल को अपने इतना लिमिटेड रखिएगा जितना एनसीईआरटी में दिया गया, लाइन बाय लाइन उतना ही पढ़िएगा, इधर से उधर मत जाइएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा आप डेविएट और मिसलीड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मटेरियल फिर इतना ज्यादा आपको मिल जाएगा कि आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि उतना वेटेज भी नहीं होता है। चलिए बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन में इसका वेटेज कितना होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आप वेटेज देखेंगे तो आपका लगभग 8 से 9 क्वेश्चन का आपका वेटेज होता है। आप देख सकते हैं 9 क्वेश्चन आपके पिछले 4 सालों में आए हैं। तो यही जनरल आप जनरल मतलब ट्रेंड को देख के आप यही वेटेज यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो आपके क्वेश्चंस आते भी हैं, 1-2 कभी दिख जाते हैं, वो क्या आएंगे, सीधी सी बात है, 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है आपकी। एटॉमिक रेडियस, आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन्हीं के ऑर्डर को अरेंज करने का आता है, दे देगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हैं वो पता होने चाहिए कि अलोंग द ग्रुप क्या होगा, अलोंग द ग्रुप क्या होगा, अलोंग द पीरियड क्या होगा। ठीक, यही सब आपको पता होगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो आपको पता होंगे, बस आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है बस वही पढ़िएगा, बाकी यहाँ पर और कुछ आपको फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, या मैं ये कहूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जान है वो क्या है आपकी केमिकल बॉन्डिंग। सब कुछ है केमिकल बॉन्डिंग। आप केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान के चल लीजिए 4-5 क्वेश्चन आपके पक्का सही हो जाएंगे। जो ब्लॉक से क्वेश्चन आते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करते हैं, एक्सेप्ट जो इसमें कंपाउंड्स होते हैं, बस उनको कंपाउंड्स को आप अलग से अगर पढ़ लीजिए और केमिकल बॉन्डिंग पढ़े रहिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसमें क्या, केमिकल बॉन्डिंग में आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, 5 क्वेश्चन तक आते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कहां से आता है, सबसे पहला आपका इसमें है हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। इससे एक क्वेश्चन पक्का है, दे देगा, कोई दे देगा कि जैसे दे दिया कि मान लीजिए कि CH4 दे दिया कि इसका शेप बताओ क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कुछ भी इस टाइप का कुछ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री की चीजें देगा। दूसरा आपका इसी से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल की चीजें रिलेट हो जाती है थोड़ा, और इसका डाइपोल मोमेंट, वेस्पर थ्योरी, आयनिक बॉन्डिंग, और इसमें आपकी फिर आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका एप्लीकेशन। तो सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं।
आपके, जिसमें आपका आयनिक बॉन्डिंग हो गया, तो आयनिक बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस पे, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी के ऑर्डर को अरेंज करने के लिए, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें आपका है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन एनर्जी में सॉल्युबिलिटी का सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का क्वेश्चन तो आता ही आता है। उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वहां से आपका बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बहुत मोर इंपॉर्टेंट है, और बॉन्ड ऑर्डर से ही बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस, स्टेबिलिटी, ये सब चीजें आ जाती हैं, तो उससे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये रहा टोटल केमिकल बॉन्डिंग। बाकी केमिकल बॉन्डिंग एज ए कॉन्सेप्ट हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपको छोड़ने लायक नहीं है। बात करें हाइड्रोजन चैप्टर से, तो इससे क्वेश्चन आपके आते होते नहीं है, पढ़ना भी होगा तो इसमें से आप सिर्फ H2O2 एनसीईआरटी में दिया गया H2O2 कंपाउंड के बारे में पढ़ लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। बात करें एस ब्लॉक में, तो देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक, मैं यहां तक बता रहा हूं एसपीडीएफ ब्लॉक में क्या होता है। पढ़ने का तरीका क्या है कि जनरल प्रॉपर्टीज दे देता है और उसके बाद वो कुछ कंपाउंड्स देता है। एक चीज यहां पर आपको सब में पढ़ने की जरूरत पड़ती है, वो क्या, एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में पहले एलिमेंट में क्या उसमें उसका एनोमलस बिहेवियर है, क्या उसका अलग बिहेवियर है, वही आपको पढ़ना पड़ता है। बाकी जनरल प्रॉपर्टीज आपकी केमिकल बॉन्डिंग में और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से कवर हो चुकी रहेंगी। कंपाउंड जितने एनसीईआरटी में दिए गए उतना पढ़िएगा। पी ब्लॉक में बात करें तो आप लोग ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक पे ज्यादा फोकस करेंगे, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। उसमें खासकर ग्रुप 16 और ग्रुप 18 को तो कुछ ज्यादा पूछ लेता है, और ग्रुप 15 में फास्फोरस से काफी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, और डीएफ ब्लॉक में बात करें तो एक आध क्वेश्चन आते हैं, वो भी K1O4 और K2Cr2 वो 7 पे आता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आप कहोगे सर क्या बात करते हो, कह रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक, लेकिन क्या किया जा सकता है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। क्या पता इसी साल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन दे दे हो, तो इसकी कोई नियम नहीं है। बाकी तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग जानते ही हैं, हर चीज इसमें भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्या मेटल है, क्या लिगेंड्स के क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, और इसमें आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे जानेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे पहचानेंगे, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। फिर इसमें थ्योरीज आती हैं, जिसमें आपका वर्नर थ्योरी, आपका वीवीटी, आपका सीएफटी। वीवीटी में जैसे आप कि क्या होगा इसमें, मतलब हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये सब कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। सीएफटी में आप चले जाएंगे तो किस सीएफएससी कैलकुलेट कैसे करेंगे, या उसके कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आती हैं। और इसमें कलर वाली चीजें भी आती है थोड़ा, कि कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ता है आपको। लास्ट 2 चैप्टर की बात करता हूँ, सॉल्ट एनालिसिस और मेटलर्जी की। एक आध क्वेश्चन कभी आते हैं, नहीं भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। मेटलर्जी है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, सॉल्ट एनालिसिस में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस केवल कैटायंस को हम लोग 6 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो कौन सा कैटायंस किस ग्रुप में आता है और उनके ग्रुप रिएजेंट क्या है, इतना पढ़े रहेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। बात करें अगर हम लोग मेटलर्जी की, तो मेटलर्जी में सबसे पहली चीज है कि ओर के बारे में पढ़ लीजिए, कौन किसका ओर होता है, जैसे बॉक्साइट किसका ओर है, इस टाइप चीजें। दूसरा यहाँ पर आपको लिए जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें आपके 3-4 मेथड्स आते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, ये सब आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें फिर कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब आते हैं पढ़ने के लिए। स्लैग फॉर्मेशन आता है। आखिरी में आपका रिफाइनिंग आती है। रिफाइनिंग बहुत, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, बहुत सारे मेथड आते हैं, जिसमें से वेपर फेज रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, ये सब किसके लिए यूज होता है, ये सब बहुत जरूरी पड़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी होता है सेपरेशन के लिए, सॉरी रिफाइनिंग के लिए, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। तो मेटलर्जी में आप इतना पढ़ सकते हैं। और मेटलर्जी में एनसीईआरटी पे ही लिमिट रहिएगा, दाएं बाएं मत जाइएगा, एनसीईआरटी में ही बहुत ज्यादा दिया गया। एनसीईआरटी से भी आप थोड़ा काट सकते हैं, जैसा मैंने बोला उतना भी पढ़ लेंगे तो बहुत रहेगा आपके लिए।
ठीक, तो एवरेज 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से आप, और अच्छे से अगर एनसीईआरटी आपने घोट कर पी ली है तो निश्चित तौर पे आपका यहाँ से कुछ गलत गलत नहीं होगा, सब के सब सही करके आएंगे। ठीक, और केमिकल बॉन्डिंग से अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके। ठीक, तो ये रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आइए अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस और ट्रेंड एनालिसिस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका सबसे कॉन्सेप्चुअल है, और आप अगर इसको जितना सीक्वेंशियल वे में पढ़ेंगे उतना ही आपको ये उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, उतना ही अच्छा लगेगा। अगर आपने इसमें एक सीक्वेंस को नहीं फॉलो किया, सीक्वेंस का मतलब है जिस सीक्वेंस में चैप्टर लिखेंगे इसी सीक्वेंस में आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सीक्वेंस को इधर उधर किया सब गड़बड़ हो जाएगा। और एक बात ये भी जान लीजिए, इसमें ये नहीं बताया जा सकता किस चैप्टर में बताया जा सकता क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक चीज दूसरे से लिंक होती है। किसी जैसे आप हाइड्रोकार्बन कोई रिएक्शन पढ़ेंगे वो आपके अल्कोहल में लिंक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से लिंक होने की वजह से यहाँ पर आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। ठीक है, उससे आपको बहुत ही फायदा रहेगा, आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें आप अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज जान लीजिए, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तो अच्छा हो गया, बाकी सब आपका अच्छा ही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। 25 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए सिलेबस को हम स्टार्ट करते हैं, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें। स्टडी मटेरियल की बात करता हूं तो एनसीईआरटी आपकी बहुत मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, पढ़ने के लिए आपका जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म आपको दिक्कत कर जाएगा। इसको समझने के लिए आप कोई रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हो। सबसे बेहतरीन होगा कि आप अगर किसी गाइड से मतलब किसी मेंटर से आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होगा कि उसमें आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। कोई आपको समझाएगा वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बाकी आपके अपने मेंटल लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है तो, और एक चीज और, जितने भी नेम्ड रिएक्शन होंगी वो सब आप एनसीईआरटी में जो दी गई होंगी उतनी ही पढ़िएगा, उससे अलावा मत पढ़िएगा। और दूसरी चीज, अगर आपको प्रैक्टिस करने की बात है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो 12th वाली बुक है जिसमें हेलो एल्केन्स से स्टार्ट होकर एमीन तक है, उसमें एक्सरसाइज और एग्जांपल जितने क्वेश्चन उतना लगा लेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला आता है इसमें जीओसी का। जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म दो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जीओसी से क्वेश्चंस भी काफी आ जाते हैं, और बाकी जीओसी आपका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भी जरूरी है। जीओसी में देखिए सबसे पहली चीज है, इसमें दो ही चीज होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जिसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, और इन्हीं का एप्लीकेशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन से ही आते हैं, जिसमें आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के आप क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ हमेशा आता रहता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, अब इन सब की स्टेबिलिटी में हम लोग रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन यही सब इफेक्ट यूज भी करते हैं, तो वहां पर आता है। फिर आपका इसमें आ सकता है क्वेश्चन एरोमेटिसिटी से। एरोमेटिसिटी में आपका पूछेगा कि कौन सा एरोमेटिक है या कौन सा एंटी एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, हकल रूल जो होता है, ये सब चीजें वहां पर इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें भी आपका रेजोनेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो एक होता है जीओसी बेसिक। आप सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस में आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाएगा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में आपको ये आता है क्वेश्चन की, बताइए कि चारों ऑप्शन में से किसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये थोड़ा सा वो भी बात आती है। इसमें जीओसी में ही आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है, उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही आती है, और स्टीरियो में भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही पूछता नहीं पूछता, बहुत ज्यादा आइसोमेरिज्म पे फोकस नहीं होता है बीएससी एजी में केमिस्ट्री में खासकर। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करते, और देखिए इसमें जो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है भी वो लिंक हो जाता है आपके SN2 वाले में। ठीक, अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके 3 टाइप के रिएक्शन है आपका उसमें, जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन। सब्स्टिट्यूशन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो आपका फ्री रेडिकल है वो आप एल्केन की रिएक्शन के लिए पढ़ लोगे, मतलब आपका एल्केन थोड़ा सा कवर होगा यहाँ पर। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ये आप बेंजीन देती हैं तो बेंजीन वाली चीज यहाँ पर कवर हो जाएंगी, जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन आपका आ जाएगा, हेलोजिनेशन। ठीक है, एक बच्चे को फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वो आप जाके बेंजीन चैप्टर में पढ़ लोगे। इसके बाद आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका अल्कोहल और एल्किल हैलाइड ये सब कवर हो जाएंगे। चैप्टर्स हम बता रहे हैं कौन से कवर होंगे।
बाकी इसमें पढ़ना आपको सब कुछ पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे आप, और एक एक उसमें मैकेनिज्म सारा रफ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें SN1 एंड SN2। SN1 और SN2 के रेट का जो मतलब SN1 SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है, वो जो रेट ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, या उसका हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर जो जरूर आता है आपके पेपर में, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर वो आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एलिमिनेशन में से E1 E2 एलिमिनेशन, इसमें आपका क्या होता है कि इसमें आपका अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, इस पे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से आपके रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर कवर होता है, ठीक है। इसमें एडिशन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स में मिल जाएंगे। तो देख रहे हैं ये जो चैप्टर आप पढ़ते हैं, ये दोनों चैप्टर आप यहाँ किसी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं आप बेसिकली आगे आने वाले सारे चैप्टर्स को कवर करने के लिए। वो तो अच्छा पढ़ेंगे तो बाकी सब आप अच्छा ही करेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि सारी चीजें देख बता रहा हूं ना, आपका एल्केन कवर हुआ, एल्किल हैलाइड कवर हुआ, अल्कोहल कवर हुआ, कार्बोनिल कंपाउंड्स कवर हो गए, तो बचा ही क्या, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन है। आपको चीज बता दूं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और होगा क्या कि जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे ना, तो आगे के चैप्टर्स कुछ कवर होते जाएंगे। जैसे आप एल्केन की प्रिपरेशन और रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो उसमें काफी कुछ हैलोजन वाली, मतलब जो आपका एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर, वो काफी कुछ कवर हो जाएगा। एल्कीन की बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा कि आपका जो कार्बोनिल बहुत सारे अगर आप रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि अल्कोहल की प्रिपरेशन आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। बहुत सारे एल्कीन की रिएक्शंस होते हैं वो अल्कोहल बनाती हैं, ठीक है, तो वहां से आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक। कुछ ऐसी चीजें हैं आपकी। हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में आपका, जैसे मैं बताऊं, सारी काफी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो वो है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ द कार्बाइड। तो ठीक है, C1 यूनिट कार्बाइड, C2 यूनिट कार्बाइड, C3 यूनिट कार्बाइड, इन सबसे हम लोग C1 से एल्केन बना लेते हैं, C2 से मीथेन ही बनाते हैं वैसे, और C2 यूनिट से हम लोग एसिटिलीन बना लेते हैं, C3 से प्रोपाइन बना लेते हैं। मतलब ये इससे क्वेश्चन आपके आने के चांसेस होते हैं। फिर अगर हम लोग इसमें बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन में, तो एल्कीन की प्रिपरेशन में बहुत सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी एल्काइन से एल्कीन बनाना, जिसमें सिस और ट्रांस दोनों बनते हैं, उसमें हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, वो रिएक्शन एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगी। एल्कीन की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बहुत ज्यादा आती हैं कि मार्कोवनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ, इसमें आपका आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओजोनोलिसिस आती है एल्कीन और एल्काइन दोनों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है आपकी इसमें हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन आती है, जिसमें आप बेयर्स रिएजेंट यूज करते हो। वो सब सारी रिएक्शंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद इसमें आपका मैंने बताया ना कि आपका इसमें बेंजीन आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। बेंजीन में आप उसकी प्रिपरेशंस और रिएक्शंस मैंने बता ही दिया था, हाइड्रो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, और उसके बाद आप क्या पढ़ लेंगे यहाँ पर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक, ये आपका हो जाएगा। ये मैं देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात मैं फ्रैंकली बोल देता हूं, हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोल रहा हूं बस यही बोल रहा हूं कि किससे क्वेश्चन अभी तक आए हैं या चांसेस हैं आने के, बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नाम जिसका बहुत फेमस है, मैं वही आपको बता रहा हूं, और मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से लिंक होगी तो आप कहोगे सर इसका आप नाम ही नहीं बताया, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं, पढ़ना आपको सब पड़ेगा। अगला आता है इसमें आपका हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव में अगर आप बात करते हो तो एल्किल हैलाइड में बहुत सारी रिएक्शंस पहले ही कवर हुई रहेंगी, बाकी जो आप पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन और उनमें रिएक्शन मैकेनिज्म में जो थोड़ा बहुत बाकी रहता है वो बोरोडिन हुंस-डीगर रिएक्शन एक है, वो पढ़ लीजिएगा। और यहीं पर आपका आता है क्लोरोफॉर्म, इसी चैप्टर में क्लोरोफॉर्म थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, एसीटोन के साथ वो बढ़िया होती है, रिएक्शन काफी बढ़िया होती है, ठीक है। उससे जो कंपाउंड बनते हैं वो पूछे जाते हैं आपके पेपर में। क्लोरोफॉर्म का यूज आप कार्बेलेमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट में भी करते हैं, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नेम्ड रिएक्शन के रूप में आती है, ठीक। तो ये सब बातें थी थोड़ा सा। बाकी आप अगर आगे इसमें बात करोगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में,
ठीक है, देखिए एक चीज है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस तो हो सकता है मेरे मुंह से कुछ निकल रहे हैं, कुछ नहीं भी निकल रही हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में, इससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया जा सकता, मैं एकदम ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ बस। अल्कोहल फिनॉल ईथर की अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल में देखिए, मैं पहले ही कहा कि एल्कीन की इतनी रिएक्शंस पढ़ लेंगे कि अल्कोहल की प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई रहेगी। रिएक्शंस की बात होती है, दो टाइप की रिएक्शंस आप पढ़ लीजिएगा, एक OH बॉन्ड क्लीवेज, एक ROH बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखिए, जो अल्कोहल में जहां से क्वेश्चन आते हैं वो आपका लुकास टेस्ट है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, और यहाँ पर आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट है, आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट कहिए। ये इतनी चीजें आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिनॉल में अगर आप बात करते हो तो इसके प्रिपरेशन और दो नेम्ड रिएक्शन यहाँ पर आते हैं आपका, रीमन टीमन और कोलबे। देखिए नेम्ड रिएक्शन और टेस्ट, ये दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप, मैंने यहाँ पे इसलिए अलग से मेंशन भी किया है, ये दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज जान लीजिए। इससे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, 2 3 2 ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और कोई अलग से चैप्टर नहीं है आपका। ईथर की बात करें तो देखिए, एक तो मैं बताना आपको भूल गया, हाइड्रोजन मतलब एल्किल हैलाइड में ही विलियमसन सिंथेसिस हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे हम लोग ईथर बनाते हैं। तो एक विलियमसन सिंथेसिस वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी ईथर के लिए। हम लोग अल्कोहल बनाते हैं ईथर से हाइड्रोलिसिस करके, वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईथर की HI के साथ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्कोहल की ये भी सब SOCl2 PCl5 PCl3 से रिएक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे हॉट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, हर एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे नेम रिएक्शन है, बहुत सारे टेस्ट हैं, कुछ मैं नाम ले सकता हूं जैसे एल्डोल, कैनिजारो, गटरमैन कोच रिएक्शन हो गई, आपकी रोजेनमुंड हो गई, स्टीफन हो गई, आपका इसमें पर्किन रिएक्शन है, बेंजोइन कंडेंसेशन है, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, मैं कितना बोलूं आपसे, ठीक, और सब इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में आपका टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, और इसमें हेलोफॉर्म टेस्ट, जिसमें आइडोफॉर्म टेस्ट आता है, सब आपके इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। तो इसमें कुछ मत छोड़िएगा, 3 क्वेश्चन तक आ सकता है इसमें आपका। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपको नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन और आपको एलिफेटिक अमीन इतना पढ़ना है। नाइट्रोबेंजीन में आप बेसिकली पढ़ोगे, इसका रिडक्शन की कुछ रिएक्शंस होती हैं वो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एनिलीन में अगर आप बात करते हो तो एनिलीन में 2 नेम्ड रिएक्शन आती है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और कार्बोनिल टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक। ये 2 नेम्ड रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनिलीन के लिए, मैं बता रहा हूं आपको बेसिकली, ठीक। और इसमें आता है आपका एलिफेटिक अमीन में भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, सैंडमेयर रिएक्शन भी वहीं पर होती है, ठीक है। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ, मतलब कन्वर्जन के लिए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। कोई भी कन्वर्जन में ये हेल्प कर देता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक। अच्छा, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हम लोग जैसे यहाँ पर भी टेस्ट आते हैं, जिसमें हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री एमीन्स को मतलब अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसमें हाइजेनबर्ग टेस्ट आता है, हेलोफॉर्म टेस्ट आता है, उसी में हम लोग का आता है क्या कहते हैं उसको, हेलोफॉर्म टेस्ट हो गया आपका, और ये आपका हाइजेनबर्ग टेस्ट हो गया, और एक आता है आपका लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ये सब आपके आते हैं, ठीक है, आप वहां पढ़ सकते हो। लास्ट 3 चैप्टर आपके बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में लास्ट के 47 पेजों में, रफली 47 पेजों में दिया गया है, जैसे दिया गया है एज इट इज पढ़ लीजिए, बिना उसमें किसी भी अपना दिमाग लगाए हुए, ठीक। याद कर लेंगे, निश्चित तौर पे जो भी क्वेश्चन 1-2 अगर आना होगा तो आपका सही हो जाएगा, एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो अगर इसको आपने 47 पेजेस पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे तो क्या मतलब आप एनसीईआरटी के अलावा कहीं पर भी नहीं जाएंगे, ठीक। बाकी मैंने बताया, अगर आपको हेल्प लेनी है तो इन 2 चैप्टर के लिए बुक की जरूर हेल्प लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी और बुक से मत करिएगा, एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट होगी, ठीक। तो ये रही आपकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की एनालिसिस, और आपका पूरा मैंने इसमें सिलेबस, ट्रेंड एनालिसिस, स्टडी मटेरियल सब बता दिया आपको, ठीक। आप हर एक की ट्रेंड एनालिसिस और जो भी एवरेज मैं यहाँ बता रहा हूँ सबको आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, और आप ये चीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके लिए कितना फ्रूटफुल हुआ।
ठीक, आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।